नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना। ओम कश्यप। काउंटडाउन शुरू हो चुका है हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का, क्योंकि इसी शनिवार को 12 नवंबर को वोटिंग होनी है हिमाचल प्रदेश में। आज बात करेंगे चुनावी सियासत की और लगातार कमजोर होती कांग्रेस की। हिमाचल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। कहा कि कांग्रेस जहां से जाती है वापस नहीं लौटती। उन्होंने कई राज्य गिनवाए जहां कांग्रेस के एक भी विधायक और सांसद नहीं है। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि हिमाचल में 5 साल वाला फॉर्मूला टूटेगा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं हिमाचल में 2017 में किस पार्टी का क्या प्रदर्शन रहा था। साथ ही यह भी देख रहे हैं कि कैसे पिछले 30 साल से एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनती आई। 1985 में कांग्रेस की सरकार थी तो 1990 में बीजेपी आ गई और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। दूसरी ओर देखिए, वो राज्य जहां कांग्रेस के एक भी विधायक अब नहीं है। 2021 में पश्चिम बंगाल में और 2020 में दिल्ली में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। साथ ही आप ये भी देख रहे हैं कि किन किन राज्यों में हर 5 साल में विरोधी पार्टियों की सरकार बनने का सिलसिला टूटा है। इनमें यूपी है, उत्तराखंड शामिल है। आज हम हल्ला बोल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस सवाल पर टक्कर करेंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश में भी 5 साल वाला फॉर्मूला टूटेगा। हमारे साथ बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से रोहन गुप्ता टक्कर में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। स्वागत है जी, स्वागत है। विधानसभा चुनाव की सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस के किए इस ट्वीट को देखिए। पोस्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया गया है। लिखा है, ये गुजरात, ये वैक्सीन, ये दिन और रात मैंने बनाए हैं। दरअसल कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि दोनों राज्यों में मोदी ही सबसे बड़ी चुनौती है, इसीलिए पार्टी सीधा टारगेट पर निशाना लगा रही है। उधर मोदी कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस से इस कदर नाराज हैं, एक बार पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिया तो कर दिया। कांग्रेस का इतिहास क्या है और लोगों का कांग्रेस के प्रति गुस्सा कितना है। एक बार सरकार से गई तो फिर उसका वापस लौटना ही मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार खत्म होने से एक दिन पहले 2 रैलियां की और लोगों से भरोसा लिया कि राज्य की सियासी रवायत टूटेगी, कांग्रेस नहीं आएगी और दोबारा बीजेपी सत्ता में लौटेगी। इस बार उत्तराखंड के लोगों ने भी पुरानी परंपरा को बदलते हुए बीजेपी को ही दोबारा बिठाया। यूपी में भी 40 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी फिर से जीत करके पूर्ण बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार सरकार में वापस आई। पीएम मोदी ने एक एक कर कांग्रेस से लोगों की नाराजगी की वजह भी गिनवाई। आज जहां कांग्रेस की सरकारें बची हैं, गिन गिन करके 2 ही सरकारें बची हैं, वहां से खबरें आपस में झगड़े की ही खबरें रहती हैं। कई राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के भरोसे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल में थे, जहां से बड़ी तादाद में लोग सेना में भर्ती होते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और सेना पर सवालों को लेकर भी कांग्रेस को खूब घेरा। यही कांग्रेस है जिसके नेता आर्मी चीफ का अपमान करते हैं, फौज के लोगों की तुलना गुंडों से करते हैं। यही कांग्रेस है जिसके नेता सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं, हमारे वीर बेटे बेटियों के शौर्य को कटघरे में खड़ा करते हैं। हिमाचल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाने में भी परेशानी हो रही है। जो विपक्ष तक का काम जिम्मेवारी नहीं से निभा सकते, विपक्ष के नाते आपके सवालों को लेकर के जो हिलते भी नहीं है, वे सरकार में आने के बाद आपके लिए क्या करेंगे भाइयों। उधर कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हिमाचल में प्रचार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। कांग्रेस के दोनों दिग्गजों ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए। अरे आप सामान्य जनता को नौकरी नहीं दिला सकते। 14 लाख गवर्नमेंट वैकेंसीज है,
आप वो वैकेंसी भर्ती नहीं कर रहे। क्या 65,000 है, आप भर्ती नहीं कर रहे। और सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री बांटते हैं 70-75,000 लोगों का। कांग्रेस लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के, आय में उसकी वृद्धि करने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी लूटने का काम करती है। आपकी जेब में, पर्स में, बहनों के पर्स में साइफन पाइप लगाया हुआ है। हिमाचल में चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दोनों पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। कल प्रचार थम जाएगा, 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं। रोहन गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। 8 साल से सुधांशु जी आप शासन में, और प्रधानमंत्री अब भी चुनाव के पहले यही कह रहे हैं कि लोगों में कांग्रेस से अभी भी गुस्सा है। वजह क्या है? 5 वजह गिनाइए आप एक करके, जो प्रधानमंत्री परिवारवाद से लेकर तमाम मुद्दों पर घेर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। सवाल तो अब आपके रिपोर्ट कार्ड का है ना साहब, 8 साल से आप सरकार हैं। उसका कारण है, मैं बता देता हूं। हाँ। भारतीय आपने 5 कारण पूछे ना, 5 से अधिक बना देता हूं। भारतीय राजनीति में जितनी भी बुराइयां हैं सबकी वहां से शुरू करिए। भ्रष्टाचार सबसे पहले कांग्रेस के दौर हुकूमत में आया, प्रधानमंत्री लोगों तक पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद आता है जातिवाद, ये 3 जातियों कॉम्बिनेशन लेके चलते थे। उसके बाद आता है अपराधीकरण। उस जमाने में याद करिए, बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश में आती थी। इंदिरा जी के साथ भी किन बाहुबली लोगों के बड़े अच्छे संबंध होते थे। उसके बाद घनघोर सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिकरण, घनघोर अल्पसंख्यकवाद। उसके बाद आतंकवाद की सीमा, समर्थन करने की सीमा तक जाकर राष्ट्र का अपमान करना। और उसके बाद भयंकर महंगाई लाने वाले, भयंकर बेरोजगारी लाने वाले। इनके दौरे हुकूमत में हमेशा विकास की दर सदैव महंगाई की दर से नीचे रहती है। केवल 2007, 8, 9 के दौर को छोड़कर पूरे 75 साल में जब भी ये सत्ता में रहे, और हम जब सत्ता में रहे, केवल कोविड का दौर छोड़कर हमेशा महंगाई की दर विकास की दर से नीचे रहती है। यानी विकास की दर अधिक होती है। इवन इस दौर में भी जब पूरी दुनिया में भयंकर मंदी की आशंका छाई हुई है, तब आपने वो विकास की दर ऊपर। जो पीएम पर आज एक तस्वीर डाली है, इन लोगों ने कार्टून बनाकर डाला है, वो आपने देखी है कि नहीं देखी है? जरा हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए, और सुधांशु जी ने भी अगर नहीं देखी है तो उनको भी दिखा देते हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जमीन, पृथ्वी, गुजरात सब कुछ आप लोगों ने ही बनाया है। नहीं, हमें थोड़ी लगता है, ये तो इनको लगता था। भारत का एक शहर बताइए जहां इनके परिवार के नाम पे कम से कम 1 दर्जन बिल्डिंगें या स्मारक ना हो। सब कुछ गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, गांधी नेहरू ही होता था, और कुछ महात्मा गांधी को भी छोड़ देते थे। इन्होंने तो जो ताम्रपत्र गढ़वाया था इंदिरा जी के शासनकाल में, वो टाइम कैप्सूल गढ़वाया जाता है ना, जब 77 में इंदिरा जी की सरकार में निकलवाया गया था, तो गांधी जी का एक लाइन में उल्लेख था, सुभाष चंद्र बोस का एक लाइन में उल्लेख था, और नेहरू जी नहीं, इंदिरा गांधी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े गए थे। सरदार पटेल वगैरह का तो उल्लेख ही नहीं था। तो पूरा भारत, दिल्ली के कनॉट प्लेस में इंदिरा चौक, राजीव चौक से लेके चौक चौक के आप चारों तरफ देखिए, तो जिन लोगों ने पूरे भारत को अपने नाम, और इतना ही नहीं किया अंजना जी, एकमात्र भारत के इतिहास के 2 इतने अभूतपूर्व प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने दोनों ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से अपने को भारत रत्न अर्पित कर दिया। मतलब अपने को भारत रत्न घोषित करना, वो भी औपचारिक संवैधानिक व्यवस्था के द्वारा। अब उसके बाद हमसे पूछ रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं हमने बनाया गुजरात को, और आपने तो अपने को भारत रत्न घोषित कर लिया। तो इसी सोच की वजह से आज स्थिति यह हुई है कि दशक दर दशक पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस की अवमानना, कांग्रेस का पतन हुआ है। एक सेंटेंस में कह देना चाहता हूं अन्ना जी, हम लोग बचपन में एक लाइन सुनते थे कांग्रेस की 80 और 90 के दशक में, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। आज दिख गया, जनता ने बता दिया सरकार चलाना किससे आता है, किसको आता है, और सारे भारत से नाता भी खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसमें एक लाइन और ऐड कर दूं, देश के सबसे बड़े राज्य, गांधी नेहरू परिवार के गढ़,
उत्तर प्रदेश में आज 0 नहीं 1 सीट है, 1 विधानसभा और 1 लोकसभा। जो बात पहले भी मैंने बताई थी, कांग्रेस से कुछ सीनियर नेताओं ने बताया था कि 1985 के चुनाव के दौरान 3-4 सीटें ऐसी थीं जो उस जमाने में वो सिंबल दिए जाते थे तो राजीव गांधी से पूछे बगैर दे दिए थे नरेंद्र दत्त तिवारी जी ने। तो उन्होंने कहा था 3-4 सीटें जाने दो। जो पार्टी कहती थी 3-4 जाने दो, आज उसकी 3-4 सीट नहीं है। यानी ये तो वही बात हो गई कि आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। ये एक यथार्थ है। तो चाहे आप सांकेतिक देख लें और चाहे यथार्थ देख लें, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो शब्दशः, अक्षरशः और लेटर एंड स्पिरिट दोनों में बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब जवाब दीजिए आप रोहन जी। तसल्ली से मैंने उनको बोलने दिया है, तसल्ली से आप भी समझाइएगा देश को। हम आपको बताते हैं कि 6 राज्य ऐसे हैं सर जहां पर कांग्रेस पार्टी का अभी कोई विधायक नहीं है। 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर सांसद नहीं है। अब आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों हो गई है सर कांग्रेस पार्टी की? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि लोगों के मन में कांग्रेस के खिलाफ अभी भी गुस्सा है, परिवारवाद से लेकर तमाम वो वजह इसकी बता रहे हैं। आपका जवाब अब। अंजना जी, बिल्कुल अंजना जी, मैंने भी बहुत शिद्दत से सुना, मुझे पूरा समय दिया जाए। देखिए, भाजपा की विडंबना देखिए कि अब इतिहासकार सुधांशु जी को हर डिबेट पे भेजना पड़ता है, क्योंकि जहां पे अभी चुनाव हो रहे हैं, वो गुजरात हो या हिमाचल हो, दोनों जगह उनकी सरकार है। रिपोर्ट कार्ड देने की उनकी कैपेसिटी नहीं, क्योंकि कुछ किया नहीं है। इसलिए एक टाइम मशीन होती थी, हम सुनते थे। तो टाइम मशीन में क्या था, आदमी 20 साल पहले चला जाता था और वहां पे आपको इतिहासकार सुधांशु जी मिलेंगे जिनको अपनी सरकार के लिए बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं है। अंजना जी, चुनाव होते हैं 5 साल के लिए, 2 राज्यों में चुनाव है। आपने भाजपा प्रवक्ता को कम से कम मेरे हिसाब से 7-8 मिनट दिए, अनइंटरप्टेड दिए। मैं भी चाहूंगा मुझे भी वो समय दिया जाए। आज 8 मिनट में इनके पास अपने शासन के लिए बोलने के लिए अगर एक शब्द भी नहीं है, उतनी उससे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस की बात की, ये बौखलाहट नहीं तो क्या है? हिमाचल का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, आप जनता का कुछ बात नहीं कर रहे। आपके पास आप लायक ही नहीं कि आप रिपोर्ट कार्ड दे पाए, क्योंकि आपने जनता का शोषण किया है। और आज जो भी, आज हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की हिमाचल में बात की, वहां पे जनता की डिमांड है, क्यों आज भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? महिलाओं को 1500 रुपए का पेंशन दिया, क्यों भाजपा उसकी बात नहीं कर रही है? 300 यूनिट बिजली, क्योंकि अंजना जी उनका अहंकार इतना ज्यादा है और उनको मालूम है कि हकीकत में अगर जमीन पे जनता के सवाल आ गए तो ये लोग हार चुके हैं। दोनों जगह पे उनका पतली हालत है। जो भी मीडिया में उन्होंने एटमॉस्फेयर खड़ा किया, जनता उनको इस बार समर्थन नहीं देगी। दूसरी बात, अभी नोटबंदी की बरसी गई 2 दिन पहले, आपने देखा, कल की बात है। 6 साल हो गए, क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? कम से कम 100,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी लाइन में खड़े रह के। इन्होंने कहा राष्ट्रवाद का काम है, आतंकवाद खत्म होगा, कैशलेस इकोनॉमी होगी। कल की रिपोर्ट है कि 30.88 लाख करोड़ कैश जनता के बीच में है। तो जिन लोगों, जो लोग बेचारे मारे गए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या प्रधानमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी? अगर नोटबंदी सक्सेसफुल था तो क्यों सेलिब्रेट नहीं किया? इन्होंने महंगाई की बात की, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। 2 दिन पहले आरबीआई ने एक्सेप्ट किया कि 7% से ज्यादा महंगाई दर है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आरबीआई की जो लिमिट है 6% की, उससे ज्यादा अप्रैल से महंगाई दर है। ये मुद्दे इनको नहीं दिखाई दे रहे। तो इतिहासकार है, आपका काम है इतिहास में जाना, टाइम मशीन में पीछे जाइए। ये बात हो गई अंजना जी। आप जो उन्होंने बचपन की कहावत की कि 2 बच्चे होते थे, पहले एक बच्चे को स्कूल में मॉनिटर बनाया गया, स्कूल को लगा, टीचर को लगा कि नहीं अब दूसरे को बनाओ, दूसरे को बनाया। जब दूसरे को मॉनिटर बनाया तो टीचर को बोलता है टीचर वो तो ये कर रहा है, वो रोहन जी, मैंने उनको भी काउंटर क्वेश्चन किया था, आपको भी करूंगा। अंजना जी, मेरी बात को कंप्लीट, अंजना जी, मैंने उनसे भी काउंटर क्वेश्चन किया था। रोना धोना नहीं, मेरा सवाल सुनिए। देखिए, ये जो कार्टून आप लोगों ने पीएम का डाला है, प्रधानमंत्री ने जो अपना एक्सरसाइज करते हुए एक फोटो था, उस पर आप लोगों ने जो लिखा है एक बार दिखाइए। यह गुजरात, ये वैक्सीन, ये दिन, ये रात मैंने बनाए हैं। तो फिर बताइए ना, चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी जीत रही है, ये ऐसा नहीं है कि मॉनिटर बदला और फिर वापस आ गए। मॉनिटर बदल के उसी मॉनिटर को फिर से चुन रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं सर आप? इसका मतलब ये है कि बार बार उसी मॉनिटर पर भरोसा लोगों का जग रहा है। तो फिर आप लोगों की ये हालत किसने की है, ये भी तो बताइए ना सर। अंजना जी, 6 राज्यों में 9 विधायक, देखिए हर 16 राज्यों में 9 सांसद, 8 साल हो गए। देखिए अंजना जी, हमने भी 10 साल शासन किया है और इनका भी अभी आखिरी समय चल रहा है। अभी आपने कहा जो ये कार्टून है, मैं उसको आपको आगे बढ़ाऊं। देखिए, भारतीय जन औषधि जो परियोजना है, उसका आप सिंबल देखिए, वहां पे क्या है, भाजपा को हाईलाइट किया गया है।
मैं आपके दर्शकों को स्क्रीन पे दिखाने जाऊंगा। अब यहां मोदी जी की फोटो है बाजू में और भाजपा को हाईलाइट किया गया है। दूसरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अन्न जो दिया गया, जो बेचारे गरीबों को कोविड के समय पे, उस पे थैले पे किसकी तस्वीर है? मोदी जी की, देश के प्रधानमंत्री जी, उनकी तस्वीर आ जाती है। 5,000 करोड़ इन्होंने खर्च किया है जनता का, 5,000 करोड़ कैंपेन में खर्च किया। ये किसी सरकार ने नहीं किया है। और जिस प्रकार से अंजना जी एक माहौल खड़ा किया गया, जब भी चुनाव आए हैं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, 27 साल से ये कहा जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी शासन में, उन्होंने अपने काम पे कभी चुनाव नहीं लड़ा। कुछ भी करके, कम्युनल एटमॉस्फेयर करके जनता को गुमराह करना, ये इनकी नीति रही है। पर अब जनता समझ चुकी है। हमने ओपीएस की मुझे बताइए सुधांशु जी, इतने बड़े इतिहासकार है, सांसद है, क्या प्रॉमिस करते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लाएंगे? जनता की डिमांड है वहां पे, जनता परेशान है वहां पे, क्या हिम्मत है? आप मुद्दे पे बात कीजिए, एक एक मुद्दे पे जो हमने वादे किए जनता को, मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अंजना जी, अब इनकी हालत पतली हो चुकी है। आज इतने बड़े पार्टी आप बोल रहे हैं कि इनकी सत्ता है, तो क्यों कांग्रेस की बात करने पे मजबूर है भाई साहब? अगर आपने काम किया होगा जनता आपको वोट देगी, अगर कांग्रेस की कमजोरी होगी नहीं देगी। क्यों कांग्रेस की बात करनी पड़ रही है? हिमाचल की जनता की बात कीजिए, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात कीजिए, आप फ्यूचर में क्या करने वाले उनके बात कीजिए। अरे आपने वर्तमान खराब कर दिया, आप क्या फ्यूचर की बात करेंगे? आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। नाइदर यू हैव एनी एजेंडा नॉर यू हैव एनी विजन। आपको बात करनी पड़ेगी विपक्ष की। जनता का हम लोग हमेशा मान करते हैं, आदर करते हैं, जनता का स्वीकार करते हैं, और इसीलिए कॉन्क्रीटली हमने इस बार जो वादे चुने हैं, वो गुजरात हो या हिमाचल हो, जनता के पास जाके हमने सिर्फ वादों की बात की, हमने सिर्फ जनता की बात की है, हमने कोई दुष्प्रचार की बात नहीं की है। और इसलिए बोल रहा हूं, इस सुधांशु जी अब जवाब देंगे, ठीक है, और इतिहासकार जो है हमारे सुधांशु जी, उनकी दुकान बंद होने वाली है। ठीक, कह रहे हैं कि इतिहासकार आप बनते हैं, आपकी दुकान बंद होने वाली है। और बीजेपी ने भी आज जो तस्वीर डाली कांग्रेस को घेरने के लिए, उसमें नेहरू जी की एक तस्वीर डाली पुरानी। अंजना जी, अरे वही नेहरू पर ही आप लोगों की सुई अटकी हुई है क्या? अंजना जी, इतिहास के ऊपर बड़ी तीखी टिप्पणी करने वाले रोहन गुप्ता जी के बारे में मैं दर्शकों से कहूंगा, जाइए जितनी डिबेट हुई हो हमारी रोहन गुप्ता जी की देख लीजिए। चुनौती से कहता हूं, एक डिबेट बताइएगा जिसमें सावरकर और गोडसे पे कूद के ना गए हो। रोहन गुप्ता जी सामने बैठे, अगर ये इनकार कर दें, इतिहास में कूदने की आदत तो इनकी है। आप एक भी मुद्दा बताइए कि आप नहीं गए हो नेहरू जी पे, बताइए, आप डिबेट करके देख लीजिए चैलेंज के साथ में। और आज एक आप जब नेहरू जी पे गए तब मैं सावरकर पे गया। टर्न पे बोलिए, आपको शर्म आ रही है? मैंने शांति से सुना, मैंने शांति से। अरे भाई, मैं देखिए चले गए ना, आ गए, कथनी करनी का अंतर दिख गया, आ गए। अब उस पर जवाब दें, छोड़िए। आप आए, मुझे पता, सरदार पटेल पे आ गए, आप नेहरू जी पे आ गए, सावरकर तो आएंगे। अरे मैंने याद दिलाया ना। ठीक है रोहन जी, वो आपके बीच में नहीं बोले। माफी मांगिए ना। रोहन जी, आपके बीच में वो नहीं बोले, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। रोहन जी, आज तक तो आप गोड से मुर्दाबाद बोल नहीं पाते। रोहन जी देखिए, आ गए ना। अंजना जी सही कहते हैं, क्या कहते हैं और क्या करते हैं। अब दूसरा इनकी कथनी करनी का अंतर याद दिलाते हैं। ये कहते हैं विकास के मुद्दे की बजाय सांप्रदायिक मुद्दा बनाते हैं। अरे आज कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की महापौर ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने वाला बयान उनकी उपस्थिति में दिया गया। आज हम लाए कि आप लाए? 2 दिन पहले आपका कर्नाटक का पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हिंदू शब्द को गंदा बोलता है। ये राहुल गांधी जी अपनी यात्रा के दौरान यही मंत्र देके गए थे। तो पहला तो मैंने आपको ये कथनी करनी का अंतर दिखा दिया। ये आप कहते हैं और आरोप हम पे लगाते हैं। अब तीसरा आप कह रहे हैं कांग्रेस का नाम नहीं लेने की जरूरत क्यों पड़ रही हिमाचल में। मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप मानते हैं कि आप मुख्य विपक्षी दल भी नहीं है हिमाचल में? वह लड़ाई से बाहर मान रहे हैं अपने को। अरे भाई, सत्ताधारी दल, यदि आप विपक्षी दल हैं, आप हम पे हमारे ऊपर जो आरोप लगाने होंगे लगाएंगे, हमारे विरुद्ध बोलेंगे। हम सत्ताधारी दल हैं तो हम मुख्य विपक्षी दल के विरुद्ध बोलेंगे। अब यदि आप ये मान चुके हैं कि अब आपकी हैसियत मुख्य विपक्षी दल के लायक भी नहीं रह गई है, तो एक अलग बात है। और लड़ाई कितनी मुद्दों पे जबरदस्त लड़ रहे हैं भाई, गुजरात में तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। हिमाचल में राहुल गांधी जी कितनी बार गए, ये बताना चाहिए इनको। और हिमाचल की जनता के लिए पूर्व में क्या क्या कार्य किए वह बताना चाहिए था। हमने तो एक एक करके सारे कार्य गिनाए। और अब तीसरा तथ्य बता देता हूं, इन्होंने ये निकाला ना कि मोदी जी के लिए कि वैक्सीन मैंने बनाई। अंजना जी, मैं कहता हूं दर्शकों से जा चेक कर, इन्होंने तो ऐसी वैक्सीन बनाई जो दुनिया में बनी नहीं थी। अप्रैल 2021 कोविड की दूसरी वेव चरम पे थी।
उस समय प्रियंका जी और राहुल गांधी दोनों के ट्वीट अवेलेबल हैं। इन्होंने कहा कि हमने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया, जबकि अप्रैल 2021 तक भारत तो छोड़िए दुनिया में बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी। ऐसी वैक्सीन बना दी इन्होंने, और वो आके आज कहते हैं मोदी जी पे आक्षेप लगा रहे हैं। इनका ट्वीट देख लीजिए, राहुल गांधी जी ने पूरी दुनिया कोविड कहती थी, इन्होंने मोविड बना दिया। ऐसा वायरस बना दिया जो पूरी दुनिया में कहीं बना ही नहीं था, मोविड नाम का वायरस बना दिया। और उसके बाद हमसे कहते हैं क्या कर रहे हैं साहब। इसीलिए अंतर है, हमारे मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जिसने 8 साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, 8 घंटे की भी छुट्टी नहीं ली है। और राहुल गांधी जी के कोई 8 महीने बता दें कोविड के अलावा जिसमें एक बार ये छुट्टी लेके विदेश न गए। ठीक है रोहन जी, ये सीधी चुनौती जो उन्होंने दी है राहुल गांधी को लेकर, उस पर भी जवाब दीजिए। और एक बार फिर मैं कार्टून का बैकग्राउंड लेकर आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि मोबिड वर्ड सामने आया। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर होकर निजी तौर पर, क्योंकि इस कार्टून के जरिए भी आप लोग उनका मजाक ही उड़ा रहे हैं, तभी ऐसी फोटो आप लोगों ने निकाली है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो कांग्रेस का ये हाल भी तो मोदी ने ही किया है ना। देखिए अंजना जी, ये कार्टून कहां से आया? अभी मोदी जी ने स्लोगन दिया 2 दिन पहले कि मैंने बनाया गुजरात, मैं बना भी गुजरात। ये मुद्दा वहां से आया। ये अहंकार नहीं है तो क्या है? गुजरात 6.5 करोड़ गुजरातियों ने बनाया अंजना जी। और ये 10 साल पहले हमने हमारी भविष्यवाणी थी। अन्ना जी मेरी बात को मैं खत्म कर दूं। एक सेकंड, एक सोशल मीडिया का कैंपेन आपने भी बनाया था, विकास गांडो ठेओछे, विकास पागल हो गया है गुजरात में, जो कि बहुत हिट रहा था। बिल्कुल। अब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि आ गुजरात मेनू बनावत छे, इसमें क्या गलत है? वो कह रहे हैं कि हर आदमी गुजरात का ये बोले कि ये गुजरात मैंने बनाया है, मैं बनावू छे, तो इसमें क्या गलत है? वो थोड़ी कह रहे कि मैंने बनाया, वो तो हर व्यक्ति को कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल वो वही बोल रहे हैं। अरे अंजना जी, आप अंतर्यामी कहां से हो गई? उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने बनाया है, मुद्दा यही पे है। तो बोलते ना 6 करोड़ गुजरातियों ने बनाया है। आज आप अंतर्यामी हैं तो अच्छी चीज है। जो पूरे गुजरात को लग रहा है कि आप गुजरात मैं बनावी छे, इसका मतलब जो गुजरातियों ने 6.5 करोड़ गुजरातियों ने गुजरात की नींव में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब मिल के कोऑपरेटिव सेक्टर की बात हो, बिजली की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, बैंकिंग की बात हो, छोटे उद्योगों की बात हो, ये सब गुजरातियों ने बनाया है। आप हर चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते है ना। जो मैंने अभी आपको दिखाया कि हर चीज पे तस्वीर करना देश के प्रधानमंत्री है, सराहनीय बात है, पर हर चीज का क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर आपको क्रेडिट लेना है, आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे मोरबी कांड के 10 दिन के बाद भी एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं होती? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे बोटाद में 75 से ज्यादा लोग जहरीली शराब से मर जाते हैं? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 22 एग्जाम के पेपर लीक होते हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? आपने कौन सा गुजरात बनाया गया हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, आपने कोई एक्शन नहीं लिया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे छोटे उद्योगपति बेचारे मर चुके हैं कोरोना के बाद में, आपने कोई उसको हेल्प नहीं की? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे कोरोना काल में आपने मृत्यु जो हुई उसको छिपाया? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण गुजरातियों पे आज के दिन में हो चुका है? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे माल न्यूट्रिशन के मामले में पूरा गुजरात पूरे देश में 3रे नंबर पे है? आपने कौन सा गुजरात बनाया जहां पे भ्रष्टाचार के मामले में गुजरात पूरे देश में 7वें नंबर पे है? कौन सी बात कर रहे हैं आपने? आप इन चीजों की क्रेडिट लीजिए। अभी मोरबी प्रधानमंत्री जी जाके आए, ब्रिज को तो रिपेयर नहीं कर पाए, रात को बिल्डिंग रिपेयर हो रहा था। क्या ये आपकी संवेदनशीलता है? 27 साल का डबल इंजन जो डबल डीजल खाता है और एवरेज आदि देता है, गुजरात की जनता ने वो देख लिया है और आपके अहंकार को जवाब मिलेगा। कम से कम अंजना जी, आपके माध्यम से भाजपा को पूछना चाहता हूं, क्या मोरबी के कांड में अभी तक कोई अब जो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई? क्यों नहीं हुई है? जो गिरफ्तारी हुई है छोटी मछली की हुई है। यही आपका अहंकार दिखाता और इसी अहंकार को गुजरात की जनता जवाब देगी। मोदी जी 27 साल से यहाँ पे है, राजनीति में, और आप प्रधानमंत्री गुजरात की जनता के कारण बने, आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने बनाया गुजरात, जवाब दीजिए। अहंकार बता रहे हैं वो, आपके हर कदम में अहंकार दिख रहा है, मोरबी तक। जवाब बता दे रहा हूं। पहले तो शायद रोहन जी भूल गए, 2014 में इनका इलेक्शन का गीत क्या था जो दूरदर्शन पे और टीवी चैनल्स पे आता था? कर रहे भारत निर्माण। मनमोहन सिंह जी भारत निर्माण कर रहे थे। बचपन में खूब किताबों में पढ़ा, स्वतंत्र भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनादिकाल से चला आ रहा देश, उसको बना रहे थे एक नेता। और वो अहंकार नहीं था, वो तो महानता थी, वो उदारता थी, वो तो राष्ट्र से भी बड़े थे। बना दिया तो कौन सा फर्क पड़ गया? अब मैं बताता हूं कि मोदी जी ने आने के बाद क्या किया। जब मोदी जी आए 2001 में, तो गुजरात की
जो अर्थ जीडीपी थी वो 99,000 करोड़ रुपए थी, आज 20 लाख के आसपास है, यानी 20 गुना बढ़ी। सरदार सरोवर जो 60 साल से रुका हुआ था वो जल आया सरदार सरोवर का यहां तक। याद करिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया, भारत सौर ऊर्जा का विश्व का नेता बना है और उसका सबसे पहला प्रतीक मोढेरा विलेज बना है गुजरात में, जहां सारे के सारे घर सोलर से ही चलेंगे। तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र एक सेकंड गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि आज गुजरात को लेकर फैसला होना है। गुजरात के बीजेपी उम्मीदवारों पर फैसला होगा। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वही की तस्वीरें सीधी आ रही हैं। कुछ ही देर में हम आपको लाइव तस्वीरें वहां की और दिखाएंगे, जब प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। चुनाव समिति की बैठक हो रही है। हरदीप पुरी, माफ कीजिएगा, कुछ अन्य लोग वहां पर पहुंच रहे हैं जो नेता हैं। और चलिए चर्चा वापस शुरू करते हैं। जैसे जैसे वहां पर लोग पहुंचेंगे हम लोग तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीधे बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। गुजरात के उम्मीदवारों पर फैसला होना है। बात पूरी कीजिए सुधांशु जी। यहां पर भी हिमाचल वाला हाल तो नहीं होगा सर? हिमाचल में जिन जिन का टिकट कटा, बड़ा बवाल मचाया है सबने। आप देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जो विषय चल रहा था उस पर। नहीं, हमारे यहां किसी प्रकार का कोई अंतर्विरोध नहीं होता है। इनकी तरह नहीं होता है कि कोई भी छोड़ के चला गया और गया तो फिर ऐसा गया कि पार्टी छोटी हो जाती है और नेता बड़ा हो जाता है उस क्षेत्र में। खैर, अब मैं ये बता रहा था कि हमारे विकास का मॉडल क्या है। गिफ्ट सिटी, जो पहली बार फाइनेंशियल टेक सिटी अहमदाबाद में बना है। हमारे विकास का मॉडल गुजरात में यह है कि भारतीय सेना, भारतीय इंजीनियर्स इतने सक्षम थे, इवन आपके जमाने में भी, कि वो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते थे, पर जहाज नहीं बना सकते थे। अब टाटा एयरबस का कारखाना गुजरात में लग रहा है, वो बनने के लिए तैयार है। और आपको बात बताएं, एम्स नेहरू जी ने उसका फाउंडेशन रखा था, मैं मानता हूं अच्छी बात थी, परंतु वो तो विदेश की टेक्नोलॉजी या विदेश की साइंस के पीछे चलना था। आयुर्वेद में, WHO में इंटरनेशनल ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भारत में, और वो जामनगर में जाके गुजरात में बना। यानी भारत का ज्ञान, विज्ञान, विकास, GDP सबको आगे बढ़ाने का काम इन 20 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आपने इस 20 वर्षों में क्या क्या किया? गुजरात के बारे में जितना अपप्रचार, जितना दुष्प्रचार 20 वर्षों में कांग्रेस ने किया, इतना ही नहीं, भारत की संप्रभुता, भारत की सार्वभौमिकता के ऊपर इतना आघात कि 60 सांसदों ने अमेरिका में लिख के भेजा 2006-7 में गुजरात के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, जिसमें अनेक इनकी पार्टी के सांसद भी थे। आपने गुजरात को कलंकित करने में कोई कसर नहीं रखी। मोदी जी ने गुजरात को विकसित और गौरवान्वित करने में कोई कसर नहीं रखी। और अंत में मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। गुजरात के इतने बड़े सपूत थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी समाधि पे लिखे राम को आपने हलफनामा देके काल्पनिक कह दिया। दूसरे इतने बड़े सपूत थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बताइए 1950 में उनकी मृत्यु के बाद कोई एक स्कीम बताइए जो सरदार पटेल के नाम पे कांग्रेस ने चलाई। तो पटेल हो या गांधी, गांधी के राम और पटेल का अखंड भारत वह साकार हुआ जब अमित शाह जी ने गृह मंत्री के रूप में अगस्त 2019 में कश्मीर का एकीकरण किया। तो गुजरात का गौरव हो या गुजरात का विकास, दोनों मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया। अब जवाब दीजिए रोहन जी। और आप देख रहे हैं ना धीरे धीरे करके कैसे सुधांशु जी और बीजेपी, एक एक बड़े दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी के भी हैं, जो जिनकी आइडियोलॉजी उनको सूट करती है, उन सब पर अपनी कॉपीराइट बना रहे हैं और आप लोगों को उसमें विलन बता रहे हैं। देखिए, कॉपीराइट इनके बनाने से नहीं होता है। जो सरदार पटेल जी और महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, इनको नाम लेने का भी अधिकार नहीं है। अंजना जी, हर बार जब मैं एक ही सवाल उनको पूछता हूं, गोडसे मुर्दाबाद, आज तक, क्योंकि उनके अंदर वो संगी तो मर नहीं सकता है। सुधांशु जी व्यक्ति अच्छे हैं तो कहां से बोलेंगे गोडसे मुर्दाबाद? कहीं ना कहीं गोडसे लगाव तो रहेगा ही रहेगा। आज तक बोल नहीं पाए। मैं नहीं चाहूंगा कि आपके डिबेट का समय खराब हो और वापस वो ऑकवर्ड सिचुएशन में आए, पर पूरे कम से कम 2 से 3 डिबेट में इनको जब कहा गया गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोल पाए। अब बात कर रहे हैं गांधी की।
ये यही गांधी का गुजरात है जहां पे जहरीली शराब से कम 75 से ज्यादा लोग मर गए और इन्होंने कुछ नहीं कहा। यही सरदार पटेल का गुजरात है जहां पे सरदार पटेल के स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। और इनको मैंने परसों भी सवाल पूछा था, सरदार पटेल जी क्यों संघ में नहीं थे, सरदार पटेल जी ने क्यों आरएसएस पे बैन लगाया था नफरत फैलाने के लिए। कम से कम दूसरे की जो नेता होते हैं, आज सरदार पटेल जी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आपका खुद का नहीं है तो दूसरे पे डोरे मत डालिए, कम से कम खुद का कुछ खड़ा कीजिए। ना आपने इतिहास में देश के लिए कुछ किया, भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ रहे, हमेशा देश के साथ गद्दारी की है, आपका इतिहास माफी का है। आप कम से कम सरदार और गांधी का नाम अपने मुंह से ना लीजिए। गुजरात की जनता जानती है कि गांधी और सरदार के गुजरात का आपने क्या हाल 27 साल में किया है, जनता माफ नहीं करेगी। और अंजना जी, मैंने बहुत स्पेसिफिक सवाल, क्योंकि मोरबी की घटना अभी हुई है, मुझे लगा बताइए अंजना जी, आप एक बार हम पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, आपको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी घटना, 150 लोग जहां पे मरे, 50 से ज्यादा बच्चे वहां पे मर गए और आज कम से कम 9-10 दिन हुए, क्या आपको नहीं लगता है कि सही में, और सारी चैनलों ने दिखाया कि वो कंपनी कौन सी है, वो ऑफिसर कौन सा है, एक भी बड़ी गिरफ्तारी नहीं होना, क्या ये असली गुनहगारों को बचा रही है क्या भारतीय जनता पार्टी मोरबी के हाथ से? गुजराती वही पूछते हैं, वही पूछ रहे हैं, सीधा पूछ रहे हैं। और गोडसे मुर्दाबाद कहने में क्यों आपको जब चुनौती दी जा रही है तो आप मुस्कुरा रहे थे सुधांशु जी? नहीं बोलेंगे, जानते क्यों चैलेंज देता हूं। जरा अपना प्रोग्राम रिवाइंड करके देखिएगा, पहली बार में इतिहास पे इतना प्रवचन देते हुए कितनी आसानी से इतिहास पे आ जाते हैं, क्योंकि दिल की बोल तो दीजिए, ऐसी है कि वो लबों पे आ ही जाती है, चाहे जितना ये बचने का प्रयास करें। हाँ, अच्छा, वो तो बहुत बढ़िया, पर एक बार तो बोल दीजिए के बारे में कहा कि क्यों। हाँ, नहीं, गोडसे मुर्दाबाद बोल दीजिए। आ गए ना, आ गए। पहले बताइए, आपने पहले बयान को माफी मांगी है, फिर मैं जवाब दूंगा। इतिहास में आना चाहते हैं ना, तो गलत अच्छा, बोले बात थे, तो बोल पहले दीजिए। मत अच्छा, बोलो। बोल दीजिए, एक बार बोल। अभी तो आपने कहा अच्छा, अंजना जी, डिबेट का समय नहीं मेरी बात करना मानिए, चाहता, अंजना जी की मगर बात क्या मान बताएं, एक क्योंकि बार तो दिल में मान मुद्दे लीजिए। तो है नहीं। अरे अंजना जी इसी ने पे बात पूछा, करनी है। अरे मैं तो अब मैं आपको मतलब क्या fact समय बस क्या है आप। अच्छा, अंजना जी की बात मान लीजिए, ठीक है, बीच में नहीं, अच्छा, बीच में नहीं। अरे तो आप क्यों बोल पड़े बीच में? सिर्फ अब मैं रोहन जी, बताता बीच हूं में आपको। नहीं, रोहन। अच्छा, ठीक, आप अच्छा, देखिए, ठीक है, नहीं इन्होंने बोल कहा पाए। सरदार, समस्या जानते हैं क्या है? अंजना जी, आपकी तो बात मानेंगे, कांग्रेस के नेताओं का अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में ही ज्ञान बड़ा सीमित है। ये सरदार पटेल के बारे में कह रहे हैं, मैं कोट करके बता रहा हूं। सरदार पटेल के निजी सचिव जो आईसीएस थे, मिस्टर ए शंकर, उन्होंने अपनी किताब जिसमें कंप्लीट वर्क्स लिखे हैं सरदार पटेल के, उसके पेज नंबर 174 पे उन्होंने लिखा है, ये सरदार पटेल का वक्तव्य कोट कर रहा हूं, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी जो आईसीएस थे उनके द्वारा उन्होंने लिखा है, हिंदू समाज में संगठन और अनुशासन की भावना की कमी है, इस कारण से हिंदू समाज प्रताड़ित होता है। यदि वह संगठित हो जाए तो वो अतिवादी और उग्रवादी शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, फिर चाहे वो मुस्लिम हो या अन्य कोई हो, और यह विचार आरएसएस के विचार के साथ फिट बैठता है, इसलिए सरदार पटेल की सहानुभूति संघ के प्रति थी। मैं नहीं कोट कर रहा हूं, यह सरदार पटेल के बारे में कहा गया। और 18 जनवरी 1948 को जो उन्होंने जयपुर में बोला और फिर लखनऊ में बोला संघ के बारे में, पढ़ लीजिए जनाब, उसके बाद बोला करिए। समस्या क्या है कि नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में जो नेहरू जी के लेटर्स लिखे हैं वो तक आप लोग जाके नहीं देखते, बस आके अपनी पुरानी स्क्रिप्ट बोलने लगते हैं, यह समस्या है। मगर छोड़िए, आज इतिहास की नहीं, मेरी उस बात का जवाब नहीं मिला कि सरदार पटेल की मृत्यु के बाद कौन सा ऐसा कार्यक्रम, कौन सी ऐसी योजना थी जो कांग्रेस ने अच्छा, एक बार तो बोल दीजिए। कोई नहीं, एक बार तो बोल दीजिए। प्रतिमा को जो भारत की एकता की एक बार तो थी, बोल दीजिए। वो आकर स्थापित की तो मोदी जी ने स्थापित की। कोई कॉपीराइट किसी को देता नहीं है रोहन जी, कॉपीराइट कोई नहीं देता है। अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से, अपनी प्रामाणिकता से वह प्राप्त करना पड़ता है। क्योंकि सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर बनवाया था, वह भारत की अस्मिता के प्रतीक थे। जब राम मंदिर के पक्ष में हम खड़े हुए तो सरदार की विरासत के साथ हम हुए, काशी विश्वनाथ के साथ जो खड़े हुए तो सोमनाथ की विरासत के साथ हम हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना रहे हैं तो उस विरासत के साथ हम हैं। आप छोड़ते चले गए, कोई किसी को नहीं करता है, एक बार अपने को छोड़ते चले जाते हैं। अब इसलिए मैं आपसे कह रहा था, हाँ, अब मैं वही बता देता हूं। देखिए, महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं, तो वो कोई हाड़ मास का 2 हाथ 2 पांव के व्यक्ति तो थे नहीं, वो तो एक विचार माने जाते नहीं है, विचार का केंद्र माने नहीं जाते हैं। उनका वैचारिक दर्शन था, रामराज्य नित्य का भजन था, रघुपति राघव राजा राम, अंतिम शब्द था हे राम। जिस दिन किसी ने कहा कोर्ट में हलफनामा देके कि राम थे नहीं, गांधी की आत्मा की हत्या कर दी,
आत्मा का हत्यारा बड़ा है, शरीर का हत्या बड़ा। मैं शरीर के हत्यारों को मुर्दाबाद गोडसे कहने को मुर्दाबाद तैयार तो बोल हूं। आप दीजिए। कहिए गांधी की ठीक है, आत्मा आप का हत्यारा, गांधी क्यों? परिवार मुर्दाबाद। आप बोल बोलिए, मैं दीजिए। तैयार हूं। आप बोल याद दीजिए कह ना, लीजिए कि बोल गांधी जी दीजिए। के लिए सिर्फ एक बोल शरीर दीजिए थे, ना। वो विचार आप बोल अध्यात्म दीजिए ना। उनके लिए कुछ नहीं। अरे आप बोलिए ना, दीजिए, क्यों दो नहीं में से बोल एक पा बात। रहे हैं? अगर नहीं गांधी बोल पाए, राष्ट्रपिता नहीं है, बोल पाएंगे तो आप। उनके वैचारिक आपकी नियत अधिष्ठान में का खोट हत्यारा है, बड़ा, क्योंकि या दिल शरीर में का तो हत्यारा संगी बड़ा? है बताइए, अब बोल जिसने दीजिए। अंग्रेजों को समर्थन किया। अरे बोलिए ना, जिसने नियत पे तिरंगे आपकी का विरोध खोट है। किया, दिल में तो वही है। आप देखिए अंजना जी, मैं बोल अंजना जी, मैंने आपने जो सवाल पूछा इसका जवाब नहीं दे पाए। नियत में जब खोट उठी तो देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे अरे भाई, को मैंने तो सीधे मुर्दाबाद कहा भी ना, नहीं बोल पाने गांधी वाले की समाधि पे लिखे राष्ट्रपिता राम को राष्ट्रवाद झूठा का कहने बीच में वाला बोलिए। मुर्दाबाद। हो गया आपका, मैं कहने को हो गया तैयार आपका, हूं। हो गया, आप नहीं बोल पाए। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, चलिए। बोलिए गोडसे अरे हो मुर्दाबाद। गया भाई, आप जीत मत बोलिए गया। ना, आप बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, नहीं बोल आ पाएंगे। गया ना? रोहन जी, अरे मैंने तो देखिए, कहा कांग्रेस पार्टी को भी अपनी परेशानी समझनी पड़ेगी रोहन जी, मुर्दाबाद, मैं कहने को तैयार हूं। कि आखिर कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है। प्रधानमंत्री का कार्टून के जरिए मजाक उड़ाना, अब लोगों में G20 के कमल फूल डालने को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। एक बार सुना देते हैं, आखिर कमल पर कोई कॉपीराइट थोड़ी है बीजेपी का। जल्दी से एक बार सुना देते हैं वो घमासान, फिर यहां से चर्चा आगे लिए चलेंगे। एक बार सुनाइए। प्रधानमंत्री जी एक नई परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं और हमेशा ये रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर किसी तरह की राजनीति नहीं होती थी। उसमें सभी दल, सभी पार्टी के लोग एक मत होते थे। ये G20 में जिस तरह से कमल के फूल का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ढंग से उसका राजनीतिकरण हो रहा है, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपने निचले स्तर की राजनीति का प्रमाण दिया है और किस प्रकार से एक पार्टी और एक व्यक्ति का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आती है कांग्रेस, इसका परिचायक दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मोदी विरोध करते करते देश की सेना का, देश के लोकतंत्र का, देश के संस्थाओं का विदेशी धरती पर जाकर विरोध करती है। और आज कमल का फूल जो तिरंगे में G20 के लोगों के रूप में इस्तेमाल किया गया है और जिसका अनावरण प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भारत का राष्ट्रीय फूल है। क्या आज कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्रीय फूल का, नेशनल फ्लावर का भी विरोध कर रही है? क्यों रोहन जी, इसकी क्या जरूरत है? मतलब जो राष्ट्रीय फूल है अब वो भी बीजेपी के हवाले कर दिया क्या आपने? देखिए, चुनाव आयोग से लेकर देश की अदालतों पर हर चीज पर सवाल खड़े करते करते कमल पे भी पहुंच जाएंगे तो राष्ट्रीय फूल है ना सर, वो थोड़ा ना बीजेपी का कॉपीराइट है उस पर। अंजना जी, इसका बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूं। बहुत अच्छा सवाल था। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक देश की एक योजना है भारत सरकार की, भारतीय जन औषधि परियोजना, क्या हाईलाइट किया गया है? भाजपा। ये प्रचार आपको ठीक लगता है? दूसरी बात, अन्न योजना के थैले हैं गरीबों के विचारों के, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का है। वैक्सीन के ऊपर वो आ रहा है। मुद्दा यहां पे अगर वो कमल आप देखेंगे, देश का कमल, जो हमारा देश का जो शान है, उसका जो मैं आपको ये देश का कमल है, ठीक है। और अब आप सिंबल जाके देख लीजिए, दो रंग, तिरंगा भी नहीं, इनकी तिरंगे की नफरत मैं आपको बता रहा हूं। G23 का जो लोगो है सिर्फ भाजपा ही दो रंग, ये नहीं चलेगा दो रंगा, देश को चाहिए तिरंगा। क्यों दो रंग है उसमें? अगर आपको नफरत है तिरंगे से इतनी, तो आप बता दीजिए कि हमको तिरंगे से नफरत है। आपने विरोध तो किया ही है, 52 साल तक आपने तिरंगा नहीं फहराया। मुद्दा यहां पे हर चीज में राजनीति करने की जो इनकी नीयत है उसके ऊपर सवाल उठाने की बात है। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होती, अगर देश के कमल का रंग जो है महालक्ष्मी को जो चढ़ता, मैं जो रोज चढ़ाता हूं, उसका कलर है गुलाबी पिंक, आप करिए। क्यों आपको भाजपाई रंग डालने पड़े? अगर आपको लगता है कि नहीं रंग आपको डालने हैं तो तिरंगा डालिए। क्यों दो रंगा डाल रहे हैं? तो अंजना जी, जब नियत में खोट होगी तो सवाल तो उठेंगे। आपकी नियत में खोट है सुधांशु जी। देश की योजना में भाजपा हाईलाइट करेंगे। जो लोग थैले पे मोदी जी का फोटो चिपकाएंगे, जो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट पे मोदी जी का फोटो चिपकाएंगे, आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? पूरे विश्व में ये सर्वे हुआ था, सरकारी योजनाओं में मैं मोदी आपको जी की चैलेंज के साथ तस्वीर, बोलता हूं, ठीक है। भारत एकमात्र देश था, भारत एकमात्र देश था जहां पे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे मोदी जी की तस्वीर आई है। ये तो इतना प्रचार तो नहीं होना चलिए सुधांशु जी, 5,000 करोड़ इन्होंने प्रचार, और वो कह रहे हैं कि आपकी नियत में खोट है, जनता के वरना गुलाबी रंग का करते हैं आप। जवाब दे दीजिए, कमल को करते आप? देखिए, पहले तो मैं मोदी जी की फोटो पे एक वाक्य बोल दूं। मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना, हमारी सरकार वो नहीं है रोहन जी जहां नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन का फोटो, जो कैबिनेट मंत्री भी नहीं, कैबिनेट मंत्री के रैंक पे है, उसकी फोटो हो बड़ी
और अरे प्रधानमंत्री की वापस आ फोटो जाइए, हो रोहित छोटी। जी, अब मैं इस पे आ रहा हूं। रोहित जी प्लीज, रोहित जी देखिए फिर आवाज नहीं जाती है, ये नहीं शाउटिंग मैच मत अपनी पार्टी भी बनाइए। इतिहास आप बताओ, बोलते हैं आप कोई कहना है बीच में नहीं टोकता। रोहित जी प्लीज सर प्लीज। हाँ सुधांशु जी शुरू से बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, अब मैं इस पे आ रहा हूं। देखिए इनके सामने बहुत बड़ी समस्या क्या है कि कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और ये कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी जिस कमल पे विराजती हैं वो गुलाबी है। मान्यवर यही तो समस्या है। और सरस्वती जी जिस कमल पे विराजती वो तो सफेद है। ये कहां पे लिखा हुआ है कि सफेद कमल है या गुलाबी कमल है? अरे यही तो समस्या है कि अभी आपको राष्ट्रीय चिन्ह में शेर ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे थे। आपको तो राष्ट्रीय चिन्ह के शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। आज आपको राष्ट्रीय पुष्प कमल भी एक पर्टिकुलर टाइप का चाहिए, जबकि कमल तो वो है कि कबीर ने अपने भजन में भी कहा, अष्ट कमल दल चरखा सोहे, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया, ये राम नाम रसबीनी चदरिया। अरे कमल का तो एक अलग महत्व है। आप तो वो हैं जो राष्ट्रवाद के हर प्रतीक को छोड़ते चले जाते हैं। वंदे मातरम आपका था, 14-15 अगस्त 1947 की रात वंदे मातरम गा के भारत की संविधान वो छोड़ दिया। तिरंगे की बात करते हैं, उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं तिरंगा फहराया जाए तो खड़ा होना चाहिए। ये कहां लिखा है? ये राष्ट्रगान में कहते हैं कि उन लोगों के साथ जो कहते हैं खड़ा होना चाहिए, ये कहां लिखा है? संविधान में तो नहीं लिखा है कि नेशनल एंथम गाया जाए तो खड़ा होना चाहिए। यही तो आपके साथ समस्या है कि आप देख ही नहीं रहे हैं कि भारत के कमल पर से कमल की उत्पत्ति होती है। अपना कमल तो इन्होंने सफेद कर दिया है। रोहन जी देखिए, देवी का भी प्रतीक है और समृद्धि की देवी का भी। रोहित जी अंजना अपना जी, कमल तो इन्होंने अंजना सफेद जी। कर लिया। देखिए सुधांशु जी के पीछे है, सफेद कर दिया इन्होंने अपना कमल। बीजेपी वाला बिल्कुल जो लोग बैच भी लगाते हैं वो भी सफेद है। उनके कमल का रंग उड़ गया है। इतने साल घिसी पिटी बातें कर करके उनके कमल का रंग उड़ गया है, क्योंकि इतिहास में तो ब्लैक एंड व्हाइट ही फिल्म चलेगी। अंजना जी मुद्दा क्या है? ये लोग राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। क्या 52 साल तक तिरंगे को नहीं फरकाया आरएसएस ने? मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं। जब तिरंगा हमारा बना था तब इन्होंने विरोध किया कि 3 रंग देश के लिए अशुभ है, 3 रंग देश के लिए अशुभ है, इसीलिए तिरंगा नहीं होना चाहिए। जब हमारा जो संविधान बना तब इन्होंने विरोध किया, राष्ट्रगान का तब इन्होंने विरोध किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को राष्ट्रवाद की बात करते हुए, जिनका इतिहास ही देश के साथ गद्दारी का रहा है। उनको कांग्रेस को इतिहास के नाम पे राष्ट्रभक्ति का ज्ञान देने का कोई अधिकार नहीं है। कितनी बार झूठ बोलेंगे? हर जगह पे सरदार पटेल जी ने इनके ऊपर बैन लगाया और कहा कि नफरत फैलाना बंद कीजिए, बाज आ जाए नहीं तो ये बैन नहीं हटाऊंगा। अब आप भी इतिहासकार बन रहे हैं। इनकी हकीकत तो देखिए, दोगलापंथी की भी एक लिमिट होती है, बनना पड़ेगा ना। अब इतने बड़े इतिहासकार बैठे हैं जिनको वर्तमान का नॉलेज नहीं है, तो आपके दर्शकों को कुछ तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। मेरे पास भी सारे आंकड़े हैं। आजाद हिंद फौज का विरोध किसने किया था? आजाद हिंद फौज जब देश में आ रही थी तब इनके नेताओं ने विरोध किया अंग्रेजों के साथ मिलकर कि सेना में भर्ती होनी चाहिए जिससे आजाद हिंद फौज देश में नहीं जाए। और सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं। अरे कितनी गद्दारी करेंगे भाई साहब? देश की, इसको सब मालूम है। इतिहास के नाम पे जो ब्रह्म हिमाचल जीत रहे हैं रोहन देश को जी। मालूम है देश की आजादी के इतिहास में आपका क्या रोल रहा है। हिमाचल गुजरात जीत रहे हैं रोहन जी। धमकी की चोट पे बोल रहा हूं। रोहन जी, इस बार जीतेंगे गुजरात क्योंकि भी। आप मुझे बताइए, ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम, बिल्कुल दोनों जीत रहे हैं। और अंडर करंट जो है विकास, जो इनका कल आखिरी दिन है हिमाचल में 2017 प्रचार का। पागल हुआ था, वो विकास अब इतना ज्यादा पागल हो चुका है। कल आखिरी दिन है प्रचार का हिमाचल में, शनिवार को वहां वोटिंग होनी है। बिल्कुल जीतेंगे। आज हमारे राहुल जी को खड़गे जानबूझ के आज हिमाचल हमारे से दूर राष्ट्रीय रखा प्रमुख क्या? वहां पे गए और जिस प्रकार का माहौल, बिल्कुल नहीं, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट आज गए। दूसरा, आपने कई बार देखा होगा मोदी जी कोई नेता से हिमाचल के बात कर रहे थे, कोई वीडियो, मुझे नहीं मालूम है कितनी मजबूरी आ चुकी है। ये इनकी बौखलाहट है। आज मोदी जी को कांग्रेस का नाम लेना पड़ा और ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पे मैं बता रहा हूं, एक ही मुद्दे पे पूरा हिमाचल का चुनाव ये लोग हारेंगे। इनके इस अहंकार पे हारेंगे जो कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करके दिखाया है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं सुधांशु जी, हाँ या ना बोलिए, आप ओपीएस लाएंगे या नहीं लाएंगे? हाँ या ना? चलो गोर से मुर्दाबाद तो नहीं बोला आपने, क्योंकि आपके दिल से नहीं निकल रहा है। मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगा। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सांसद है, सांसद का मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओपीएस के लिए बोल दीजिए, क्या ओल्ड पेंशन और ये लाएंगे? ठीक है सुधांशु जी, इसका भी जवाब दीजिए। इसका जवाब ओपीएस नहीं चाहिए। ओपीएस बड़ा आप मुद्दा है इतिहास तमाम का राज्यों नॉलेज में। बाद में ठीक ले लूंगा है, मैं। ओपीएस बड़ा मुद्दा है तमाम राज्यों में। ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको लेकर जहां पे सड़कों पे निकलिए लोग बहुत बोलते हैं। और कब तक कांग्रेस को ही कोस कोस कर, क्या अनंत काल तक आप लोग चुनाव लड़ते रहेंगे? ना, बहुत अच्छी बात है। ओल्ड पेंशन स्कीम कब खत्म हुई थी? रोहन जी को नहीं ध्यान है।
और खत्म होने के बाद अरे वापस 15 साल में कितने राज्यों में लागू उसमें चले गए यार। हाँ या ना बोलिए, पर उपदेश हाँ या ना। अरे आपके लाएंगे जमाने नहीं में लाएंगे? खत्म हुई, एक-एक। मनमोहन सिंह के अंजना जी जमाने में जवाब खत्म दे हुई लीजिए ना। और मैं 2014 से हाँ या ना? 2018 में अंजना जी आके जवाब तो अब दीजिए। नाके एक-एक, करने रोहन के जी, लिए दो यहाँ पर राज्यों में भाषण किया। सुनने नहीं फिर आए। बोलने लगे। प्लीज रोहन जी, प्लीज सर, प्लीज। ठीक है रोहन जी, ये ठीक नहीं है सर, प्लीज मैंने शाउटिंग तो मैच मत भाषण का बनाइए। बताया। आपके बीच में अरे कोई भाई, नहीं बोलता है करने वाले सर, प्लीज। पूछ रहे हैं मुस्लिम को सजा कब देंगे? 14 साल में कितने राज्यों में दी, अपने जमाने में खत्म होने पे मोहर लगाई मनमोहन सिंह जी के जमाने में, और आज कह रहे हैं ये बोल रहे हैं। इसी कथनी करनी के चक्कर में आपकी यह समस्या हुई है। और कितना अंतर है, मैं दर्शकों से कहता हूं, मेरे पीछे जो भाजपा का कमल लगा उसकी फोटो देखिए और G20 के कमल में, अरे इसमें 8 पंखुड़ियां, उसमें 7 पंखुड़ियां हैं, स्वरूप अलग है, मगर घृणा भरी हुई है भारत और भारतीयता के प्रति। भारत के राजकीय चिन्ह से लेके, भारत के राजकीय पुष्प से लेके हर चीज के प्रति घृणा भरी है। मोदी विरोध की घृणा में किसी भी चीज का विरोध करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, एक वो लाइन सिर्फ तिरंगा रोहन हो, जी। वंदे रोहन जी मातरम सिर्फ हो, एक कुछ लाइन, भी हो, सिर्फ एक उसी लाइन। कारण से आया ना। आपकी है। ठीक है सुधांशु जी, टाइम कम है। रोहन जी सिर्फ एक लाइन। हाँ तो बताते रहे APF किसने हटाया था, आपने या नहीं? बोलिए हाँ या ना। देखिए मैं सुन लीजिए सो हो गया अरे अंजना जी प्लीज इतिहास सुन वर्तमान लीजिए। की बोलो। दो सवाल सुधांशु पूछे, जी, दो से सुधांशु जी, मुद्दा पर सुधांशु जवाब जी, दे सुधांशु जी, दिया। आवाज APS नहीं लगाएंगे, सुधांशु जी। ये इनका अहंकार है और देश की जनता इसका जवाब देगी। चलिए ठीक है, अब ज्यादा टाइम है नहीं।